अब मैंने इस मसले को आगे बढ़ाया नहीं कि भाई जो बच्चों की शिकायत, अगर बच्चों की शिकायत पर अगर इस तरह से हुकूमत यानी इस तरह से अगर उस पर अमल दरामद होता रहा तो जाहिर है कि तब तो यूनिवर्सिटी चल गई। वो आजकल छोटे में तो नहीं चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस मोड में उसको कर दिया गया है, वहाँ वो चल रहा है। कहीं फैकल्टी में कुछ असातिज़ा नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, कुछ फैकल्टी में मुस्लिम ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि जो सीनियर प्रोफेसर जो होता है वही दीन का ओहदा अपने पास रख सकता है, उसी को ओहदा मिल सकता है। वो तो ये चाहते थे कि मुसलमान तलबा को सारी इल्म से आरास्ता किया जाए और मुस्लिम कम्युनिटी को फ़रोग़ दिया जाए, उनका ये मिशन था। मुस्लिम कौम जो हिंदुस्तान के अंदर गरीब है, पिछड़ी जात है, उसको फ़रोग़ देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जामिया हमदर्द का काम अमल में आया था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, आपको मालूम है हमदर्द यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको की लेकर के हकीम साहब जो कि एक सपना देखा था माइनॉरिटी को लेकर के, आज उस सपने को कहीं ना कहीं पूरे देश में, मैं समझता हूँ फार्मेसी फैकल्टी को लेकर के पूरे देश में यूनिवर्सिटी का एक अपना एक नाम है। और यहाँ से जो बच्चे फारिग होकर के निकलते हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के और एक सामाजिक ताने बाने को कहीं ना कहीं वो बनाने की वो जो जुगत उनकी रहती है, इस कल्चर को, हिंदू मुस्लिम सिख एक कल्चर जो हमारे देश का रहा है उसको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से आम होते हुए हमने देखा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी जद्दोजहद का एक माहौल हमने देखा है। अभी उस माहौल पर क्या मामलात हैं, किस तरह से वहाँ पर क्या चल क्या रहा है, ये सब चीज़ें कितनी उससे नुकसानात कितने हैं माइनॉरिटी को, जो यहाँ वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको कितने नुकसानात हैं, और जो जिस सोच के साथ हकीम साहब ने उस यूनिवर्सिटी को बनाया, जिस मेहनत से, जिस मोहब्बत से, जिस लगन के साथ उन्होंने ये सोच करके बनाया था कि हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा इदारा उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या वो उस शक्ल में वो आज वो चल रहा है, क्या उसमें वो सब चीज़ें चल रही हैं, क्या वो माइनॉरिटी को फ़ायदा दे पा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब प्रोफेसर गुलाम याहिया अंजुम साहब से, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी के डीन रह चुके हैं। अब काफ़ी कुछ दिनों से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनके तजुर्बात और हमदर्द यूनिवर्सिटी की जो असल में हमदर्द का आज का जो दर्द है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हजरत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रिटायरमेंट इतना लंबा समय आपने हमदर्द यूनिवर्सिटी में गुजारा और जो आपके तजुर्बात वहाँ पर रहे हैं, जो हकीम साहब के ख़ास तौर पे जो उन्होंने जो काम किया, आपने उनके साथ भी काम किया और बहुत सारे जो चीज़ों को फेस किया, तो क्या जो शक्ल असल में हकीम साहब जो चाहते थे, जो करना चाहते थे ख़ास तौर पे माइनॉरिटी के लिए, क्या वाकई आज वो माइनॉरिटी या उस तरह का जो इदारा उन्होंने कायम किया था, क्या उस सूरत में वो चल पा रहा है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और जामिया हमदर्द के ताल्लुक़ से मेरी राय जानने की कोशिश की, इसके लिए मैं पहले शुक्रगुज़ार आपका हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि 1989 के अंदर हमदर्द बना ऑफिशियल तौर पर, और 1990 में हमदर्द से जुड़ गया मैं। तो मुझे काफ़ी अरसा हमदर्द में रहने, हमदर्द लोगों से मिलने और ख़ुद हकीम साहब से बराह रास्त मेरी मुलाकात रही, उनके ख़यालात और उनके अफ़कार और नज़रियात को जानने का भरपूर मौका मिला और कई वाइस चांसलर के साथ भी मुझे रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उनकी जिद्दोजहद और सरगर्मियाँ और हमदर्द के ताल्लुक़ से जो उनके ख़यालात थे वो सब मुझे जानने का मौका मिला। तो माशाअल्लाह सब ठीक चल रहा है। और अभी अपने हिसाब से जो वाइस चांसलर आता है अपने ख़्याल, अपनी फ़िक्र लेकर आता है। कि फ़ारसी का शेर है कि हर के आमद इमारतें नौसाख्त, जो भी आता है एक अपने नई तवजीह और नई वजाहत के साथ जो है अपने मिशन को आगे लेकर बढ़ता है। तो ज़ाहिर है कि हमें हकीम साहब जब ज़िंदा हयात थे तो उनका जो मिशन था, और ज़ाहिर है फोकस इसी बात पर जिसको सब लोग लिखा भी है, ये सब लोग जानते भी हैं कि मुस्लिम कौम जो हिंदुस्तान के अंदर गरीब है, पिछड़ी जात है, उसको फ़रोग़ देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जामिया हमदर्द का काम अमल में आया था। ये हकीम साहब का मिशन था। इसी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबे यहाँ कायम किए और ख़ास तौर से इस्लामियात का शोबा इस बात पर ज़ोर दिया था उन्होंने कि मदारिस के वो तलबा जो यूनिवर्सिटी नहीं आ पाते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन मदारिस को भी यूनिवर्सिटी से मरबूत किया जाए
ताकि वहाँ के तलबा फारिग होने के बाद यूनिवर्सिटी से असरी जामियात से अपने को आरास्ता कर सकें। ये हकीम साहब का मौक़िफ़ था और इसी मिशन के तहत जामिया हमदर्द में इस्लामिक स्टडीज़ का शोबा कायम हुआ और एक ज़माने तक मुझे यानी तकरीबन 18 साल में उसका सदर रहा, 4 साल डीन भी रहा। इस तरह से मुझे इस मौक़िफ़ हकीम साहब की इस मिशन को मुझे फ़रोग़ देने में और उनके ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने में मुझे मौका मिला और ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहा है। और ज़ाहिर है कि हर ज़माने में चूँकि वाइस चांसलर जो चंद सालों के लिए आता है और उसके बाद अपने उस मिशन को जो उसका मंसूबा तो काम करने की तरगीब देता है। लेकिन मुझे याद है कि हकीम साहब जिस ज़माने में थे तो कोशिश ये होती कि अच्छे अच्छे मुस्लिम स्कॉलर जो हिंदुस्तान में कहीं भी हों उनको हासिल करते थे, उनको पढ़ कर लाते थे और काम करते थे और उनकी सलाहियतों के ज़रिए से मुस्लिम तलबा को आरास्ता किया जाता था। ये हमारी हमदर्द की तारीख़ रही है। चुनांचे हकीम साहब के हलक़े में आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्कॉलर थे जिनके घर में वो रहते थे और उनके मशवरों से वो अमली अमा पढ़ाया करते थे। अब बीच में कुछ ऐसा नज़र आया कि उनकी पॉलिसी बदली और उनके निज़ाम में तब्दीली आई। चुनांचे असातिज़ा में कभी मुस्लिम, कभी हिंदू ज़्यादा, कभी मुस्लिम ज़्यादा, ये सिलसिला चलता रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो है ये हिंदू असातिज़ा की तादाद है, तो हमारे ख्याल से ऐसा क्यों है? ये पॉलिसी के हाकिम साहब की पॉलिसी तो नहीं थी। वो तो ये चाहते थे कि मुसलमान तलबा को सारी इल्म से आरास्ता किया जाए और मुस्लिम कम्युनिटी को फ़रोग़ दिया जाए, उनका ये मिशन था। लेकिन ज़ाहिर है कि हमें सलाहियतें दरकार होती हैं और ज़ाहिर है कि सलाहियतें दरकार होने की वजह से अगर ये सलाहियत मुझे किसी नॉन मुस्लिम में पाई जाती है तो उसको भी हमारे वाइस चांसलर हज़रातों से वो अपना करीब करते थे। वो जैसा कि याद होगा आपको कि मैंने 2009-10 के अंदर जब मैं वाइस चांसलर था उस ज़माने में हम जामिया मेडिकल कॉलेज जो है बनने का बड़ा ज़ोर शोर था और जब बन भी गया हमारे डॉक्टर जीन काजी साहब की कोशिशों से ये मेडिकल कॉलेज अमल में लाया भी। उस ज़माने के अंदर सारे असातिज़ा मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन नॉन मुस्लिम आया करते। तो मैंने मरतबा एज ए डीन वाइस चांसलर से दरियाफ्त भी किया कि हमारा हकीम साहब का जो मिशन था वो तो मुसलमान कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए था और उन्हीं तलबा को फ़रोग़ देने के लिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम के तमाम नाम मुस्लिम आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बाद लोग मुझसे सवाल करते हैं, चूँकि मेरी क़ुर्बत उनसे रही है तो लोग मुझसे इस बात को आप तक पहुँचाने की जिद्दत की है। तो मैं आप दोनों का नहीं ऐसा जुमसा वैसा कि अभी चूँकि हमें ऐसे काम लोगों को चाहिए जो हमारे इस मिशन को आगे बढ़ा सकें, इसलिए मैंने उनको अपने से करीब किया है। जैसे जैसे मुस्लिम तबके में लोग मुझे मिलते जाएंगे हम उनको अपने करीब करते जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे बात समझ में आ गई, तो ये सिलसिला चलता रहा आगे और ज़ाहिर है कि इन्हीं कुछ पॉलिसियों को नीचे ऊपर करके ये सिलसिला अभी आगे बढ़ रहा है। कहीं फैकल्टी में कुछ असातिज़ा नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, कुछ फैकल्टी में मुस्लिम ज़्यादा हैं, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमारी जैसा हमने एक हदबंदी कायम कर रखी कि 50 मुस्लिम सीटें जो मुसलमानों के लिए ख़ास हैं, हमारे का अगर रेशियो असातिज़ा के ताल्लुक़ से भी अपनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो रिजर्व जो सीट्स हैं असल कम से कम उतने पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा असल में ये है कि दरअसल क्योंकि यूनिवर्सिटी हकीम साहब ने ख़ास तौर पे उस गरीब तबके के लिए बनाई थी जो ख़ास तौर पे उस दौर में मुस्लिम कम्युनिटी का तबका फेस कर रहा था। उसमें कुछ जो काबिल लोग थे उनको ढूंढ कर हिंदुस्तान भर से वो यूनिवर्सिटी में लेकर भी आए और उन्होंने कोशिश की कि वो लोग यहाँ पर आएँ और बच्चों को तालीम उस तरह की दें जो कि माइनॉरिटी के लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन सर एक सवाल ये है कि असल में क्योंकि अभी आप इस्लामिक स्टडीज़ के डीन रह चुके हैं वहाँ पर, आपने बहुत लंबा समय वहाँ पर बिताया है, लेकिन उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद में एक सवाल ये है कि उसके बाद इस्लामिक स्टडी का डीन इस वक्त मौजूदा कौन है वहाँ? देखिए जिस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हमारे प्रोफेसर अजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह साहब हैं, वो फेडरल स्टडीज़ से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ वो प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी पॉलिसी के तहत जो है उसके वो डीन हैं। पॉलिसी इस लिहाज से है कि चूँकि हमारी फैकल्टी जो थी पहले इस्लामिक फैकल्टी थी, फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया, फिर इस्लामिक स्टडीज़ एंड सोशल साइंस कर दिया गया, ह्यूमैनिटीज़ कर दिया गया। मतलब हमारे ज़माने का तो 3-4 मतलब फैकल्टी का नाम चेंज हुआ। इस वक्त उसका नाम जब चेंज क्यों किया गया, इसमें क्या हुकूमत की पॉलिसी थी या क्या यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी, हम नहीं कुछ कह सकते क्या फ़ायदा था क्या नुकसान था। लेकिन इस वक्त जो उसका नाम है फैकल्टी सोशल साइंसेज के नाम से वो है मौजूद है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के नाम से। मतलब इस्लामिक स्टडी एंड सोशल साइंस, इस्लामिक का नाम ख़त्म कर दिया गया, इस्लामिक स्टडी ही ख़त्म कर दिया गया। हाँ, आप सोशल ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के नाम से है वो फैकल्टी। अब इस एक फैकल्टी के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो अब मौजूदा दौर के अंदर हमारी इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, फेडरल स्टडीज़ है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, नेशनल सेंट्रल स्टडीज़ एक डिपार्टमेंट है। तो
शोबे जात हैं जो उस फैकल्टी के तहत आते हैं। हुकूमत यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि जो सीनियर प्रोफेसर जो होता है वही डीन का ओहदा अपने पास रख सकता है, उसी को ओहदा मिल सकता है। तो जाहिर है कि हमारे शोबा इस्लामी स्टडीज़ के अंदर कोई इस वक्त प्रोफेसर नहीं है, और इसी क्या अगर मौजूदा हालत में यूनिवर्सिटी में अगर नहीं है, क्या बाहर से नहीं लाया जा सकता है यूनिवर्सिटी? क्योंकि इस्लामिक स्टडी का एक इतना बड़ा जबरदस्त काम वहाँ से चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उसका नाम भी चेंज कर दिया गया और उसके लिए डीन भी तलाश नहीं किया गया। क्या ये नुकसान नहीं है? जी बिल्कुल नुकसान है, और बल्कि मौजूदा सदर शोबा भी इनका ताल्लुक इस्लामियात से नहीं है, फ़ारसी ज़बान और अदब से उनका ताल्लुक है, वही सदारत कर रहे हैं। तो इस्लामियात का माहिर वहाँ होना चाहिए जो सदारत भी की जिम्मेदारी भी संभालें और डीन की भी जिम्मेदारी संभालें। प्रोफेसरशिप की जगह वहाँ है भी, उसको फुल करना चाहिए, और कोई बासलाहियत प्रोफेसर लाना चाहिए जो इस्लामियात के शोबे को वो आगे बढ़ा सके। जिस तरह मैंने जिद्दोजहद के साथ वहाँ कुछ भी नहीं था और इतना मैंने किया है, तो उसको कम से कम वो नीचे न जाए तो कम से कम उस हालत पर तो बरकरार रह सके। तो एक प्रोफेसर वहाँ आना चाहिए जो शोबे इस्लामियात में इस्लामियात का प्रोफेसर हो, और उसको उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पॉलिसी के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। अच्छा सर, इसमें जो आपने जिस आपके रहते हुए जिस वक्त जो इस्लामिक स्टडी के डीन थे आप, तो वहाँ स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्स करके क्या फ़ायदा उठा पा रहे थे, वो थोड़ा सा मुझ पर। देखिए, जब मैं था तो जब मैं शोबे इस्लामियात का सदर था, चूँकि मैंने बताया कि आपसे कि वहाँ से हम लोग अखबारात काटा करते थे, हकीम साहब के तराशे होते थे अखबारात के, उसको काटा करते थे। फिर हमने बाकायदा वहाँ पर 1995 के अंदर बाकायदा रिसर्च शोबा कायम हुआ, PhD कायम हुई। फिर उसके बाद 2000 के अंदर वहाँ MA का शोबा का, फिर 2012 के अंदर BA कायम किया। तो इन सब के क़याम का मकसद मेरा यही था कि हकीम साहब की जो मंसूबा था कि मदारिस को यहाँ से जोड़ें और उनको फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों में जाएँ और कमाएँ खाएँ, ये हकीम साहब का मंसूबा था। तो ज़ाहिर है कि अगर हम खाली उनको इस्लामियात ही के सनद दे देते तो ज़ाहिर है कि उनको ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती। तो हमने BA कायम किया इस वजह से, ताकि BA के बाद करके तलबा जर्नलिज्म में जाएँ, तलबा BLE भी करें, लाइब्रेरी कोर्स कराएँ, फिर तलबा एजुकेशन यानी B.Ed का कोर्स कराएँ। इस तरह मुख्तलिफ शोबों में जा कर के वो अपने सलाहियत को उजागर कराएँ। तो तलबा आते थे और बाकायदा BLE भी करते थे, जर्नलिज्म भी करते थे, B.Ed भी करते थे। ये सिलसिला चलता रहा और अब भी चलता रहा, किसी नहज तक चलता रहा, लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा तवज्जो तलबा की इस बात पर रही। फिर हमने अरबी यानी पर्शियन के ताल्लुक से हमने जो है वो एक ब्रांच कायम किया, और उसमें तलबा को जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स भी दिया जाने लगा कि बच्चे अगर बाहर जाएँ तो कम से कम ज़ुबान की तरफ से उनको कोई भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना आए, उसकी ज़बान पर वो काम कर सकें। फिर उसके बाद हमने भी ये चाहा कि मैं अरबी का भी डिप्लोमा कायम करूँ मैं, ताकि अरब कंट्रीज़ के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर भी तलबा किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। लेकिन बहरहाल हमारे कुछ हालात ऐसे पेश आए कि मैं इसमें कामयाबी मुझे ना मिल सकी, लेकिन मैं पर्शियन के शोबे को मैं कायम करने में डिप्लोमा की वजह से कामयाब होगा। वो आजकल शोबे में तो नहीं चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस मोड में उसको कर दिया गया है, वहाँ वो चल रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि तलबा यहाँ से फारिग होने के बाद बेकार ना महसूस करना अपने को, कहीं ना कहीं वो रोज़ी रोटी से जुड़ जाएं। ये हमारी कोशिश रही, और यही हकीम साहब की तमन्ना और उनकी आरज़ू और उनकी ख्वाहिश यही थी। अच्छा हजरत, तो अब ये जो कोर्सेज वगैरह जो अभी क्या जिस सूरत में वो चल रहे थे, तो कोर्सेज अब आपके हटने के बाद जो डीन, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक स्टडी का नाम ही चेंज कर दिया गया, तो क्या अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है? नहीं, कोर्स बंद तो नहीं हुए हैं, लेकिन अब हुकूमत की जो पॉलिसी आई है 2000 पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो कौमी तालीमी पॉलिसी है, अब उसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी उसको नाफिज यहाँ कर रही है, और उसी के मुताबिक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा ऐसा था नहीं कि पहले हर आदमी 2-3 साल समझ करके आ जाया करता, कर लेता था, अब तो बड़ी पॉलिसियाँ थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। तो अब ज़ाहिर है कि अब हुकूमत के यूनिवर्सिटी जो है हुकूमत के ज़ेर असर इस माना कर है कि कौमी तालीमी पॉलिसी जो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, वो मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी नाफिज करने के मोड में है, और नाफिज कर दी, कहीं कहीं नाफिज कर चुकी है, वो हमारे यहाँ भी नाफिज कर चुकी है, वो नहीं शोबा इस्लामियात के अंदर। तो अब जाहिर है कि इस ऐसी तालीम हासिल करने के बाद क्या बच्चों को सनद मिलती है, क्या डिग्री मिलती है, कहाँ तक कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हजरत अभी जो लोगों की कुछ शिकायतें जो हम कहीं ना कहीं लोग हमसे कहते हैं, क्योंकि लोगों की जो दिलों में चीज़ें हैं वो मालूम होती हैं कई बार, लोगों का जो कहना है असल में, क्योंकि शायद इसी बात को लेकर के लोग कह रहे हों कि वहाँ से इस्लामिक स्टडी का जो है जो नुकसानात हो रहे हैं, और उसके अलावा कहीं ना कहीं हमदर्द यूनिवर्सिटी हकीम साहब ने ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के परेशानियों को समझते हुए उन्होंने कायम की, और वहीं कहीं ना कहीं आज की तारीख में स्टाफ ज़्यादातर माइनॉरिटी को छोड़ करके नॉन मुस्लिमों को वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी शोबे का सरबराह किसी दूसरे शोबे का होता है, तो जो दिलचस्पी उसे हासिल होनी चाहिए शोबे के लिहाज से, वो नहीं मिल पाएगी, तय है।
अगर शोबे का ही मान ले के अंदर उसका हेड भी हो, डीन भी हो, तो वो हम अपना आगे जो शोबे को बढ़ाने में क्यों कामयाब हुए? इसकी वजह थी कि मैं हेड था, मैं डीन था, मैंने अपने शोबे को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया है। शुरू ज़माने के अंदर लोग दूसरे शोबों के अंदर यहाँ हेड डीन हुआ करते थे तो कामयाबी नहीं मिल पाया करती थी। अब आपको बता दूं कि बीए का कोर्स खोलने के मुझे नाक में चने चबाने पड़े। उसकी वजह थी कि डीन दूसरे शोबों के हुआ करते थे और हम अपनी पॉलिसी में हम कामयाब नहीं हो पाते थे। जब मैं डीन का चार्ज मैंने लिया 2010-11 के अंदर, तो मैंने जो पहला साइन किया वो बीए के कोर्स खोलने पर किया, तो इस तरह में खुल पाया हो गया वो। तो जाहिर है कि ये अगर आदमी प्रोफेसर और शोबे का इस्लामियात ही का है, हेड इस्लामियात ही का है, तो शोबे को आगे बढ़ाने में बहुत काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, अगर उसको इस्लामियात से दिलचस्पी है तो। और अगर किसी शोबे का वो है तो जाहिर है कि वो बात दिलचस्पी उसके अंदर नहीं पैदा होती है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि जो जवाब थोड़ा बहुत शुरू हुआ है शोबे के अंदर, उस वक्त से हुआ जब 5 फरवरी 1990 को अंदर जब यूनिवर्सिटी के नोटिस के मुताबिक मुझे अपने शोबे से हटना पड़ा। कुछ बच्चियों ने मेरे खिलाफ कुछ नाजेबा शिकायतें कर दी और कमेटी बिठाई और वाइस चांसलर ने मुझको बर्खास्त कर दिया। मैं हेड भी था, मैं डीन भी था, लेकिन दफतन आनन फनन जो मुझे एक चार्ज अजय कुमार सिंह को देना पड़ा। यूनिवर्सिटी पॉलिसी थी हुक्म में। अब मैंने इस मसले को आगे बढ़ाया नहीं कि भाई जो बच्चों की शिकायत, अगर बच्चों की शिकायत पर अगर इस तरह से हुकूमत यानी इस तरह से अगर उस पर अमल दरामद होता रहा तो जाहिर है कि तब तो यूनिवर्सिटी चल गई। लेकिन बहरहाल लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या, उनकी पॉलिसी थी, हमने खामोशी के साथ उसको तस्लीम कर लिया। और उसके बाद जो सिलसिला जवाल का शुरू होता है, ज़ाहिर है कि वो बहुत अफसोसनाक था, नुकसान ज़्यादा उसका हुआ है, वरना ज़ाहिर है कि शोबा अभी है उससे कहीं शोबा और आगे बढ़ता। फिर भी जो है हमारा शोबा हिंदुस्तान के जो अंदर शोबे इस्लामियात जो कायम हैं उनमें बेहतर किसी हद तक माना, लेकिन उस ज़माने में वो ज़्यादा अच्छा था। हमने तमाम हिंदुस्तान भर के तलबा को अपने हम बुलाता था, मैं सेमिनार कराता था, उनकी सलाहियतें देखी जाती थी, उस पर इनाम में रखता था, उसको इनाम भी देता था मैं, और इसका बड़ा शोहरा पूरे हिंदुस्तान भर में था। तमाम शोबे के लोगों को मैं बुलाता था, तलबा को बुलाता, सब खत्म हो गया। तो बहरहाल इसका मसला होता है, दिलचस्पी का मौजू बनता है, अगर कोई है उससे तो बात बनती है। ऐसे ही अगर तमाम शोबों की बात है, अगर शोबे से जुड़े हुए लोग, शोबे के अंदर उनका अमल दखल है और वो बड़ी इत्मीनान से काम करने का उन्हें मौका यूनिवर्सिटी फराहम कर रही है, तो उस शोबे को तरक्की करने में फिर कोई दूसरा रोक नहीं सकता है और तलबा उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर हुकूमत की अपनी कुछ और पॉलिसी होती है तो जाहिर है कि वो फिर उस असाजा तक सब उसी के ज़ेर असर आ जाते हैं, तो जो है खुलकर काम करने का उन्हें मौका नहीं मिलता हो, नहीं कर पाते, तो उसका डिपार्टमेंट का भी नुकसान होता है, तलबा के नुकसान होता है, असाजा का भी नुकसान होता है। क्योंकि असल में हजरत ने बहुत खुल के बताया, दरअसल क्योंकि हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कायम हुई, हमदर्द इदारा, दरअसल क्योंकि माइनॉरिटी की जो परेशानियों को सोच करके हकीम साहब ने वजूद में उनको लेकर के आए मेहनत से, और उनके साथ काम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो कि जनाब गुलाम याई अंजुम साहब जैसे लोग और तमाम ऐसे जो देश में पढ़ा लिखा तबका था उनके साथ लगा, और उसको यूनिवर्सिटी को इस सोच से कायम किया गया कि यहाँ पर माइनॉरिटी कहीं ना कहीं जो दबा कुचला तबका है वो इससे फैज़ उठाए और वो कहीं ना कहीं अपने देश की तरक्की में और अपने परिवार को कहीं ना कहीं भरण पोषण में कहीं ना कहीं वो उसका पूरा सहयोग रहे। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानात अभी हजरत ने बताए हैं कि यहाँ पर जिस तरह से इस्लामिक स्टडी को कहीं ना कहीं नुकसान ये हुआ है और जो एक नॉन मुस्लिम उसके अभी जिम्मेदार हुए बनाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके जो फ़ायदे हो सकते थे, जैसा कि हजरत ने काम किया अपने दौर में, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदे या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उतनी समझ या उतनी सोच शायद दीगर में ना आए। ये कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी है और लोग इस बात पे सवाल भी कर रहे हैं, लगातार हम तक ये बात आ रही है, इसीलिए आज मैंने इस मुद्दे पर हजरत से सवाल किया और कहीं ना कहीं आज बड़ी साफगोई के साथ हजरत ने बताया इसके नुकसानात हैं और कहीं ना कहीं उस सोच को भी धक्का है जो हजरत हकीम अब्दुल मजीद साहब की सोच रही है। उनको हजरत ने बड़ा साफ तौर पे बताया कि उनकी सोच कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को लेकर के थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक नए मुद्दे के साथ हमदर्द किए उस दर्द को ज़रूर सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कमर अहमद।